अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदीना फारूक शेख और सबसे पहले हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे IMF की रिपोर्ट। बहुत अच्छी पिक्चर पेंट नहीं कर रही है। जो गुज़श्ता हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इससे जो मुआहिदा हुआ उससे मुतालिक IMF कहती है कि तहरीक इंसाफ ने मुआहिदा तो किया लेकिन इसके ऊपर पूरी तरह से अमलदारी नहीं की, अमल दरामद नहीं किया, पासदारी नहीं की। मौजूदा हुकूमत से मुतल्लिक कहते हैं कि बहाली प्रोग्राम में आने के लिए जो इक़दाम करने थे उसके लिए काफ़ी देर कर दी। साथ ही साथ ये खदशा जाहिर किया है कि जो तमाम तर फैक्टर्स हैं, ग्लोबल इकॉनमी, दीगर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, उसके चलते हुए बड़ा खदशा है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़े और इसके नतीजे में कुछ एहतजाज भी हो सकते हैं। अब मुख्तलिफ फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा जी समाजी और सियासी दबाव बढ़ सकता है, इसकी वजह से जो पॉलिसी साजी है, इस्लाहात हैं, वो मुतासर हो सकते हैं और ख़ासकर क्योंकि जो हुकूमत है बड़ी थिन मेजॉरिटी है इसकी, तो इस वजह से इनको काफ़ी मुश्किलात का भी सामना रहेगा। अब सोचने की बात यह है कि हमारी मुल्क की जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, चाहे वो मौजूदा सियासी रहनुमा हो, सियासी क़यादत हो या फिर साबका सियासी क़यादत हो, उनको बात तो वो कहते हैं, मईशत के ऊपर बात तो वो करते हैं और कहते हैं, दावे भी करते हैं कि जी हमने इसको ठीक करना है, अलग अलग एजेंडा है, लेकिन ये उनको देखने की कितनी ज़रूरत है कि इस वक्त कंसोलिडेटेड यानी एक यकजा एफर्ट की ज़रूरत है। मुल्क के ऊपर जितनी बड़ी कुदरती आफत आई हुई है, उसके चलते ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं, महंगाई वगैरह है जो इन्फ्लुएंस कर रही है, तो मुल्क की मईशत को संभालना इस वक्त सबसे अहम होना चाहिए, सबसे बड़ा टास्क होना चाहिए। क्यों इकट्ठा मिलकर नहीं बैठ रही और किस तरह से कर सकती हैं, क्या अवामिल हो सकते हैं, इसके ऊपर ज़रा आज बात करते हैं। इसके लिए सवाल कुछ यूँ कि क्या जो सियासी जमातें हैं तमाम, वो मिलकर मीसाक मईशत के जरिए इस सूरत हाल से मुल्क को निकाल सकती हैं? हाँ या नहीं के ऑप्शन है तज्जियाकारों के पास। ज्वाइन कर रहे हैं हमें पैनल पर आज इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, अथर काज़मी साहब, मज़हर अब्बास साहब और बेनज़ीर शाह साहबा भी हमारे साथ मौजूद है। अथर, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूँगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज बात तो करती हैं मईशत की जैसे मैंने कहा, लेकिन इनमें से कोई भी साथ बैठने को क्यों रजामंद नहीं होता और क्या अब आपको लगता है कि ये रिपोर्ट सबकी आंखें खोल सकेगी? देखिए, जहां तक इस रिपोर्ट का ताल्लुक है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि इस वक्त मुल्क के अंदर 47 साल की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई है और इस रिपोर्ट में दीगर चीजों का जिक्र है जिसका आपने भी जिक्र किया कि कुछ चीजों के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, PTI की हुकूमत ने पेट्रोल महंगा नहीं किया, बिजली महंगी नहीं की, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी हुई हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जहां पे बहुत सारी चीजों का जिक्र है कि मुल्क के अंदर महंगाई अब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, उसके जवाब में मुजाहरे हो सकते हैं, सैलाब का कहीं पे जिक्र नहीं है कहीं पे भी कि जनाब सैलाब से कितने लोग मुतासिर हुए हैं, उससे अवाम किस तरह मुतासिर होगी। यहाँ पे बड़ा इशू ये नहीं है कि हुकूमत में सारी जमातें या अपोजिशन में सारी जमातें जो हैं वो मिलके बैठेंगी और चीजों को हल करेंगी। सारी जमातों ने तो वैसे ही हुकूमत बना ली है। इशू ये है इस वक्त यहाँ पे अलीना कि कल हमारे वजीर आजम साहब ने खिताब करते हुए कहा हम तो छींक भी IMF की मर्जी के बगैर नहीं ले सकते। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि फकीरों का क्या नखरा होता है। ये वो माइंड सेट है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त आलमी स्टेज के ऊपर। जो लोग हमें ये बता रहे हैं कि हम IMF के सामने छींक नहीं ले सकते, उनके सामने बैठ के तो इनका सांस भी बंद हो जाता होगा। क्या फर्ज नहीं बनता इनका कि ये IMF को बताएं कि मुल्क के अंदर सैलाब आया हुआ है? आप खुद बता रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम अब मजीद महंगे बिल बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, तो लिहाजा रीनेगोशिएट करें, टर्म्स एंड कंडीशन को बेहतर करें, हमें थोड़ा रिलीफ दें। लेकिन इनका माइंडसेट क्या है? ये ऐसा शिकस्त खुर्दा माइंडसेट इस वक्त हुकूमत में है। वो ये कह रहे हैं कि हम तो उनकी मर्जी के बगैर छींक नहीं ले सकते। तो ये बड़ा अलमिया है। जो लोग इस वक्त आलमी सतह के ऊपर हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारा मसला है, ना कि IMF या कोई और। बट फिर मतलब आपको इसके चलते लगता है कि क्योंकि इतना बुनियादी तौर पर इख्तलाफ है सोच के अंदर, तो एक साथ मिलके भी नहीं बैठ सकते, राइट? या फिर जैसे जो आप बात कर रहे हैं, अगर एक साथ मिलके बैठें तो जो भी अपोजिशन है, जिनको भी वज़ीर आज़म या फॉर दैट मैटर हुकूमती किसी भी शख्सियत के ख्यालात से इख्तलाफ है, तो वो उस प्लेटफॉर्म पे उनको बता सकती हैं। ये तो मामला हल करने का ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं? देखिए अलीना, बात तो इन प्रिंसिपल ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक मसनूई हुकूमत है, मसनूई निजाम है। जब आप अपोजिशन की बात करते हैं तो अपोजिशन लीडर राजा रियाज हैं। कितना दफा हमने टीवी पे बुलाया अपोजिशन लीडर को। तो इस वक्त एक मसनूई हुकूमत मसनूई मैंडेट के साथ बैठी हुई है, वो मेन इशू है और सारी जमातें इसके चलते आपको नहीं लगता कि हो सकता है?
हाँ, मुझे नहीं लगता कि तो बेनज़ीर आप क्या इससे अग्री करती हैं जो अथर पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रहे हैं, खास तौर पे जो वो कह रहे हैं कि एक माइंडसेट है हमारे मौजूदा हुक्मरानों का? डू यू कॉल इट अ माइंडसेट या फिर ये एक फैक्ट है जो हाईलाइट किया कि हम इतने सालों से IMF में हैं और फिर हमारे ऊपर अब इतना प्रेशर है कि इसके अंदर जाने के लिए और मुल्क को संभालने के लिए ये तो करना पड़ना था? अच्छा लीना, आपके सवाल के जवाब पे आने से पहले मैं एक बात फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि शौकत तरीन साहब जब वज़ीर ख़जाना थे तो वो कहते थे कि कोई इशू ही नहीं है, हमने तो IMF को बता दिया है कि हम सब्सिडी को कैसे फ़ंड करेंगे, जो इमरान खान साहब ने तब रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था। इस रिपोर्ट में लिखा है कि IMF की कि इशू है कि आपने हमारे से एक कमिटमेंट की और बाद में आप उस कमिटमेंट के ख़िलाफ़ गए और आपने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। अब जो ये रिपोर्ट के इसको पढ़ने के बाद और जो इस वक्त ऑडियोज़ भी आई हैं शौकत तरीन साहब की, मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि ये कौन लोग थे जो बार बार ये कहते थे कि शौकत तरीन साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए, चाहे हुकूमत जिसकी भी हो। अच्छा, जहाँ तक इस रिपोर्ट की बात है, इसमें जो आपने भी एक जिक्र किया, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी वो ये थी कि इसमें बात की जो सियासी सूरत हाल है मुल्क में उसके बारे में। इसमें लिखा है कि अभी इस वक्त जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो एक टेन्यूअस गवर्नमेंट है, मतलब कि इतनी मजबूत नहीं है कोलिशन, इनकी एक बड़ी स्लिम मेजॉरिटी है और इन सूरत हाल में इलेक्शन भी कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से जो IMF का प्रोग्राम है शायद वो इम्प्लीमेंट ना हो। अच्छा, ये बात बहुत से तज्जियाकार, बहुत से सियासतदान भी आजकल कर रहे हैं कि आप इलेक्शन कराएं, एक हुकूमत आएगी, उसको एक सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी और सारे मुल्क के हालात जो है, मईशत के जो हालात हैं वो सब कुछ ठीक हो जाएंगे। अच्छा, जब आप इकोनॉमिस्ट से बात करें, क्योंकि हम सब कुछ सारा जो होता है ना ब्लेम उठा के वो सारा का सारा हम सियासतदानों पर डाल देते हैं, लेकिन जब आप इकोनॉमिस्ट से बात करें, और मेरी इनसे बात हुई है जिसमें एक आतिफ मियाँ साहब थे, एक बड़े वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि आपके मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है मुल्क में मईशत के हवाले से इंचार्ज कौन है जिसके पास जब बाहर से एक मुल्क में इन्वेस्टर आता है तो वो किससे जाके बात करे, आर्मी चीफ से बात करे या वज़ीर आज़म से बात करें, क्योंकि उनको नहीं पता कि डायरेक्शन किस तरफ से आ रही है। और ये कन्फ्यूजन इसलिए है कि जब आर्मी चीफ वेंडी शर्मन को IMF के प्रोग्राम के बारे में फ़ोन करते हैं और उनसे बात करते हैं, या जब आर्मी चीफ कारोबारी जो शख्सियात हैं उनसे मिलते हैं, तो एक कन्फ्यूजन फैलती है, एक मिक्स सिग्नल जाता है मार्केट में। और आपके सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि एक मिक्स सिग्नल जाता है, समझ नहीं आती कि डायरेक्शन किधर से आ रही है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही है या सिविलियन हुकूमत की तरफ से आ रही है। तो जब तक ये मसला हल नहीं होगा, जब तक आप ये नहीं तय कर सकेंगे कि डायरेक्शन एक तरफ से आएगी और उसी तरफ से आएगी, तब तक मार्केट में इंस्टेबिलिटी रहेगी और तब तक मार्केट में कंफ्यूजन रहेगी। तो सियासतदानों की ठीक है, आप उन पर डाल सकते हैं कि उनके पास अक्सर प्लान नहीं होता। कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिसकी वजह से इम्प्रेशन बना है, और अगेन दैट इज़ डिबेटेबल बट दैट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी में इकॉनमी को ऐड किया गया था बेनज़ीर। ये बड़ा अच्छा फोरम हो सकता है कि अगर हम तमाम जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको वहाँ पर बिठा लें और इकोनॉमी के ऊपर बात करें। अलीना, कंसल्टेशन के लिए तो आप सबसे बात करें, बिल्कुल बात करें, लेकिन डायरेक्शन किससे आ रही है ये आपको तय करना है। ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, ये बात नहीं है कि आपने एक काउंसिल बनाया या आपने एक कमेटी बनाई और वहाँ पे आपने सबको बिठाया स्टेक होल्डर से और उन सबसे बात की। उसमें बिजनेस कम्युनिटी भी होगी, उसमें सिविल सोसाइटी भी होगी, उसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी होगी, लेकिन तय कौन करेगा, फाइनल डिसीजन कौन लेगा, ये आपने तय करना है। और जब तक ये नहीं आएगा, वो बल्कि कहते हैं आतिफ मियाँ साहब ने तो ये भी कहा कि ये भी बड़ी खतरनाक सूरत हाल बन सकती है और मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा अगर आपकी इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं आएगी। एंड डू यू ब्लेम द सियासी क़यादत इस चीज़ के लिए? देखिए, मुझे नहीं पता हाउ इन कंट्रोल दे आर ऑफ द इकोनॉमी, तो ये डिपेंड करता है कि उनका अभी तक जो सिग्नल्स आ रहे हैं अलीना, उससे तो नहीं लगता कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो इतनी इन कंट्रोल होती हैं इकोनॉमी में, वो इन कंट्रोल है। ये बड़ा अहम नुक्ता है भट्टी साहब जो बेनज़ीर उठा रही हैं। देखिए मैडम शेख, वाकई बड़ा अहम नुक्ता है। बात यह है कि ये सियासतदान मैंडेट लेकर आते हैं, इनका मंशूर होता है कि ये हम करेंगे, और इनको शर्म आनी चाहिए कि जब आर्मी चीफ मुल्क दर मुल्क
पांव पड़े होते हैं कि पैसे हमारे बैंक में रखवा दो, हमें कर्जा दे दो, हम पे इस वक्त मुश्किल वक्त है, साथ दे दो। खारजा पॉलिसी में ये कहते हैं आर्मी चीफ साहब आप हमारी मदद करें, दाखिला पॉलिसी में कहते हैं आप हमारी मदद करें, कराची के नालों से नाला लई तक आर्मी आ जाए, सैलाब जलजले में आर्मी आ जाए, कोई इनका इदारा कदमों पे नहीं है। कोरोना पर ये इकट्ठे नहीं होते, टड्डी दल पर ये इकट्ठे नहीं होते, जीबी मामले पर ये इकट्ठे नहीं होते, कश्मीर पर ये इकट्ठे नहीं होते, फैटफ पर ये इकट्ठे नहीं होते, सैलाब पर ये इकट्ठे नहीं होते। आर्मी ने इनको रोका हुआ है कि आप आबादी बम जो फट रहा है उसके लिए कुछ करें। आर्मी ने इनको रोका हुआ है कि आप अच्छे अस्पताल ना बनाएं। आर्मी ने इनको रोका हुआ है कि आप अच्छे स्कूल ना बनाएं। आर्मी ने इनको रोका हुआ है कि आप रिफॉर्म्स ना करें। आर्मी ने इनको रोका हुआ है कि आप IMF से ना निकलें। आर्मी ने एवन फील्ड बनाने से इनको रोक लिया। आर्मी ने सरे महल खरीदने से इनको रोक लिया। आर्मी ने हिंद सिंध में जदादें बनाने से इनको रोक लिया। दुबई लीक्स में आर्मी आई थी, पेंडोरा लीक्स में आर्मी थी, स्विस लीक में आर्मी थी। तो आप जब इक्तदार में आते हैं, आप जब वोट लेकर आते हैं तो छोड़ जाएं ये, कहें कि हमारे पास डायरेक्शन, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। जब आप इक्तदार में होते हैं आप बात नहीं करते, जब अपोजिशन में होते हैं कहते हैं यार हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं था। तो फिर आप आए किस लिए थे? आलू बेचने आए थे, कुल्फियां बेचने आए थे। ये तो एक बड़ा लंबा मसला है मैडम शेख, लेकिन 2-4 बातें मैं करना चाहूंगा। पहली बात यह है तो आइडियल बात तो यह है कि सब इकट्ठे हों, पाकिस्तान पर इकट्ठे हों, मईशत पर इकट्ठे हों, और कम अज कम कुछ मामलात हैं जिन पर इकट्ठे हों। लेकिन अगर इकट्ठे नहीं हो तो झूठ ना बोलें, मुनाफकत ना करें, चतर चलाकी ना करें। लेकिन ये सब इकट्ठे होने का आपका क्या मतलब है? सारे तो इकट्ठे हैं, एक इमरान खान और तरीके इंसाफ अलहदा है, और वो जो नालायक थे, नाअहल थे, बैड गवर्नेंस वाले थे, बैड परफॉर्मेंस वाले थे, मिस मैनेजमेंट वाले थे और मुल्क दुश्मन थे। बाकी सारे तो इकट्ठे हैं, अहल, तजर्बाकार, लायक। अच्छा, अब करें, इन्होंने तो कहा था कि हम आएंगे तो मनो सलवा बरसेगा। अब करें मसाइल हल का। आपके शहबाज शरीफ साहब MNAs को बिठाकर, जब आधा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, वो वहां इमरान खान पर बरस रहे थे। आपके स्पीकर जो हैं वो नियाग्रा फॉल देख रहे हैं वहां कनाडा में। जमहूरियत में लफ्ज जमहूर है, क्या आपकी जमहूर खुश है? जमहूरियत में ताकत का सरचश्मा जमहूर है। 6 महीने जमहूर एड़ियां रगड़ती है पानी के लिए, 6 महीने पानी में डूबी रहती है। भूख, नंग, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, अच्छा स्कूल नहीं, अच्छा अस्पताल नहीं, साफ पीने का पानी नहीं। कहां हैं ये लोग? ये हम जैसे नहीं है, इनकी तरजीह अवाम नहीं है, बार बार कह चुका हूं। इनके मसाइल हम नहीं है। सबसे ज्यादा कौमी असम्बली में बोलने वाले बिलावल भुट्टो का लड़काना देख लें, बस बाकी सारा छोड़ दें। पाकिस्तान की माशी शाहरा कराची देख लें, बाकी सारा छोड़ दें। जनूबी पंजाब देख लें, बलूचिस्तान देख लें। चले 1-2 को आप कह देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सारी सियासी जमातों की बात कर रहे हैं ना। एजेंडा तो सारे के सारे मईशत का लेके निकलते हैं। न्याजी साहब, आप किस तरह से इस कोई नहीं लिखते, झूठ बोलते हैं, मुनाफकत करते हैं, चतर चलाकी करते हैं। इमरान खान भी सब A to Z सब। आपने 3.5 साल इमरान खान साहब के नहीं देख लिए? हाँ। इन्होंने इमरान खान के गुनाह बख्शवा दिए। मजे की बात यह है, इन्होंने इमरान खान के गुनाह बख्शवा दिए। मुझे ऐसा लगे हो ही नहीं सकता। अब इमरान खान मसीहा लगता है। अब इमरान खान मसीहा लगता है। अलीना, सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि ये सब लोग इतने बुरे हैं, इमरान खान भी इतना बुरा है भट्टी साहब के मुताबिक, लेकिन जो इनको लेके आए हैं वो बड़े अच्छे हैं। इसलिए कि वो ये भी बताते हैं भट्टी साहब के खान साहब को कौन लेके आया था और इनको कौन लेके आया था। तो वो अच्छे हैं, लेकिन वो जिनको लेके आए वो बुरे हैं। मतलब ये समझ नहीं आता कि ये किस किस्म का आर्ग्यूमेंट है। मैं समझाता हूँ प्यारे भाई, मैं समझाता हूँ। नहीं, एक जुमला, एक दो जुमले प्यारे भाई मैं समझाता हूँ। बात ये है कि आप, वो तो तय हो गया ना कि वो बुरे हैं। आपने भी कहा, मैं भी कहता हूँ कि वो बुरे हैं। जो वादे करके आते हैं, दावे करके आते हैं, नारे मार के आते हैं, यार 5% तो पूरा कर लो। हमने तब्दीली इसलिए नहीं देखी थी पाक पतन के मानिकाज के लिए, तौसा के बुजदारों के लिए, गुजरांवाला के गुजर फैमिली के लिए। हमने तब्दीली देखी थी कि इमरान खान तब्दीली लाएंगे। इक्तदार में इमरान खान को सबसे ज्यादा जो पसंद और फेवरेट थी वो यही थे जो लाने वाले थे। इक्तदार से निकले बुरे हो गए। इन पीडीएम को इक्तदार से पहले सबसे बुरे वो थे, अब सबसे अच्छे ये हो गए। अलीना, अगर मैं एक बात कर सकूं प्लीज। अच्छा ठीक है भट्टी साहब। बेनज़ीर प्लीज मुख्तसर में न्यायी साहब और मैं तो बस एक छोटा सा सवाल था भट्टी साहब से कि चलें अगर सारी सियासी जमातें बैठ भी जाती हैं इकट्ठे, एक प्लान बनाती हैं 10 साल का,
لیکن اگر ڈائریکشن کہیں اور سے آ رہی ہو اور آپ سے کہا جا رہا ہو کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا، تو آپ کے پلان کا کیا ہوگا؟ کیا فرق پڑے گا اگر ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ کے ایک پلان بناتی ہے اور اگر ڈائریکشنز کہیں اور سے آ رہی ہو تو کیا فائدہ پلان بنانے کا؟ کمال سوال ہے. میڈم شیخ ہماری اینکر ہیں، میں نیازی صاحب اور مظہر صاحب سے معذرت کے ساتھ، میڈم شیخ ہماری اینکر ہیں اور ان کی جگہ میں اینکرنگ کر رہا ہوں، تو پھر ان کو گھر چلے جانا چاہیے. بعد میں یہ کہیں کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا، میرے پاس تو اختیارات ہی نہیں. علینا آپ چلے جائیں، جو وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور مان نہیں رہے. آپ گھر چلے جائیں علینا، آپ گھر چلے جائیں. یہ تو کم از کم بات مان لیں بھٹی صاحب کی. اب گھر چلے جائیں، مان لیں. ان کو کرنے دیں. پھر اس کے بعد میں بھٹی صاحب بتائیں اب کون بولے. اب بھٹی صاحب یہ بتا دیں کون بولے. آئین اور قانون، سر ہزاروں خواہشیں چھوڑیں بھائی، وہ اتنی اچھی مثال دی ہے. میں اور نیازی صاحب یہ پروگرام چلائیں گے جب آئین اور قانون اور جمہوریت کی روح سے آپ ووٹ لے کر آتے ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، تو پھر ڈائریکشن کہیں اور سے آ رہی ہے تو پھر روک لو ڈائریکشن. آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں. سر یہ ویسے آئیڈیلی تو آپ بڑی اچھی، ایک منٹ، آئیڈیلی آپ بات بڑی اچھی کر رہے ہیں لیکن زمینی حقائق ذرا مختلف ہو جاتے ہیں. پھر آپ کل کے ایپیسوڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، آپ کے سارے دلائل اس کے اور آپ نے یہ جو مثال بڑے مختلف ہوتے ہیں. میں نے ووٹ دینے 2018 کی مثال دے لیکن کل آپ نے پورا پروگرام گزارا. میں نیازی صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہتی ہوں. سر نیازی صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. نیازی صاحب آپ بتائیے گا. سر بے نظیر کا پوائنٹ اپنی جگہ بالکل درست ہے. آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا اکٹھا ہونا سیاسی جماعتوں کا بڑا مشکل ہے؟ پہلے تو میں میرا جواب نہیں میں لکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں بے نظیر صاحبہ کے بہت سارے پوائنٹ سے متفق ہوں. تیسرا ایک میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب میں اپنا آرگومنٹ شروع کرنے سے پہلے کہ اطہر صاحب نے جو آخری آرگومنٹ دیا ہے، بس یہی ایک بات اچھی ہے میرے محبوب کی. جو انہیں آخری پوائنٹ دیا، یہی ایک بات اچھی ہے میرے محبوب کی. میں ان کے اسی پوائنٹ پہ ہمیشہ ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں کہ ان کے اندر جان ہے. عمران خان صاحب کی تابعداری کرنے کے باوجود جان ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ ینگ مین کے اندر ایک ہے اسپرٹ ہے اور یہ ابھی بھی جو ہے کلنگ کر سکتے ہیں اچھائی اور برائی کے درمیان. دیکھیں علینا، یہ جو پروگرام ہے یہ 3 جولائی 2019 کو ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے نام پہ IMF نے پاکستان کے لیے منظور کیا. عمران خان صاحب نے کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا اور IMF نہیں جاؤں گا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے خودکشی نہیں کیا. پاکستان ایک بہت بڑے رہنما سے محروم ہو جاتا، لیکن IMF میں جانا بہت ضروری تھا. اس کے لیے صرف سوچو بچار اس حکومت کی تو جو دشواری تھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک طوفان برپا تھا عمران خان صاحب کا. عمران خان صاحب کو ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ شش و پنج میں رہتے. انہوں نے 1-2 مہینے لیٹ کیے جو IMF کی. یہ جو آج آپ نے بیان ہے یہ انفیکٹ جو آج سے 4-5 دن پہلے اجلاس ہوئے ایگزیکٹو بورڈ کا، یہ اس میں منٹس آف دا میٹنگ ہیں جو انہوں نے ریلیز کی ہیں. اب یہ دوسری بات اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ 7th 8th جو ہے جائزہ رپورٹ ہے ان کی، یعنی کہ پہلی 6 جو قسطیں یعنی 7th 8th ان کی انسٹالمنٹ کہہ لیں لیمن ورڈز میں 6 قسطیں تحریک انصاف نے لی ہیں اور یہ 3 جولائی 2019 کا جو معاہدہ ہے اسی کو انہوں نے دوبارہ شروع کروایا ہے. اس کے ایونٹ آف تھنگس جب تحریک انصاف نے پورا نہیں کیا جس میں 5 چیزیں اور بجٹ خسارہ جس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے اور دوسرے 5 جو آئٹم انہوں نے نشاندہی کی، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تحریک انصاف کی حکومت نہیں کیے. تو پھر ان کے پاس کیونکہ انہوں نے 2020 میں نہیں کہا کہ اسٹیٹ بینک کو آپ گروی رکھیں یا اس کے لیے اسپیشل لیجسلیشن کریں. ہم نے 2022 فروری کے اندر اسپیشل لیجسلیشن کی اسٹیٹ بینک کے اوپر، جو کہ ہم نے IMF کے اوپر اپنے ہاتھ پیر کٹوا کے حوالے کر دیا. جو باتیں کر رہے ہیں اچھا وہ ایک جگہ اپنی، سر دیکھیں ایک طرح بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن صرف یہ بتائیے گا اب یہاں سے آگے بھی تو چلنا ہے. اب میں بتا رہا ہوں نا، میں نے جواب آپ کو نہیں پہ دے دیا ہے کہ اکانومی کو جہاں پہ عمران خان چھوڑ گئے تھے اور اس کے بعد حکومت نے اس کے اندر مزید جو خرابی تھی، مجھے کوئی اس کے توقعات نہیں تھی. جو بے نظیر نے جو سے بتایا آپ کو رہنما اصول بتائے ہیں، جو پرنسپل گائیڈ لائنز بتائی ہیں، اس کے تحت حقیقت یہ ہے کہ قصوروار عمران خان بھی نہ ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب کو لانے والے میں نزدیک زیادہ قصوروار ہیں کہ جنہوں نے یہ اتنا بڑا ہیرا تراشا
और एक फ्रैंकेनस्टाइन जो कल ही मैंने कहा था कौम को दिया, और उसके बाद 3-3.5 साल खुद कह रहे हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं थी, यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए ये बदकिस्मत पाकिस्तान रह गया था, जहाँ पे वजीर आजम को ट्रेनिंग दिलानी थी, पहले वो जॉब सीखता। जब तक ये वो कहते 2013 में भी 13 में शुक्र नहीं आया, खुद हैंडल नहीं करने दिए जाते, अब फंस गए, दे आर इनटू फिक्स। आप बेशक इकट्ठे भी हो जाएं, जो मर्जी कर लें, हो चाहे इमरान खान भी शामिल हो जाए, चाहे सारे शामिल नहीं निकल सकते। एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त मुल्क की माशी फ्रंट के ऊपर इकट्ठा होने की बड़ी ज़रूरत है। मजहर अब्बास साहब, क्या आप समझते हैं कि सियासी क़यादत मिल बैठकर ये रियलाइज़ कर रही है कि अब आगे चलना होगा और कर पाएगी? रीना, पहले तो आप खुद ही प्रोग्राम के शुरू में सारे एनालिस्ट को ये मशवरा देती हैं कि कन्फाइंड करें इस चीज़ को, और खुद ही उस क्वेश्चन को इतना ड्रैग कर देती है। एनीवे, खैर इसका जवाब मेरा भी नहीं में है, और उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह यह है कि देखिए, मीसाक़ सियासत के बगैर आप मीसाक़ मईशत नहीं कर सकते। जब तक आप मीसाक़ सियासत नहीं करेंगे, और ये इसका तरीका ये IMF का ये जो रिपोर्ट है ये बड़ी थ्रेटनिंग है, ये बड़ी इस गवर्नमेंट को एक तरीके से वार्न कर रही है, यानी अनयूजुअल सी रिपोर्ट है ये इस मुल्क में हंगामों की भी बात कर रही है, ये इस मुल्क में इस हुकूमत पर क्वेश्चन उठा दिया है, इस मुल्क में इस हुकूमत के ऊपर कि आपके पास अक्सरियत ऐसी नहीं है कि आप कोई बड़ी कानून साजी कर सकें, कोई बड़े फैसले कर सकें। ये बहुत कैटेगोरिकल कह दिया है IMF ने। अब इसका तरीका क्या है? गवर्नमेंट के पास सीधा ये है कि गवर्नमेंट मीसाक़ सियासत का ऐलान करे, और उसका तरीका ये है कि आपको चाहे मार्च में इलेक्शन कराने हो, आप कहें कि मार्च में इलेक्शन हम कराने को तैयार हैं, ऑपोजिशन हमारे साथ बैठे, ऑपोजिशन से बैठ के आप चीज़ें वर्कआउट करें, और उसमें ही आप मीसाक़ मईशत का प्रपोजल रखें। जाहिर है एक इतनी ज़्यादा जिस तरीके से आपने ऑपोजिशन जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो किया आपने, तो उसके बाद आप उनके साथ मीसाक़ मईशत कैसे कर सकते हैं? तो सबसे बेहतर तरीका ये कि पहले मीसाक़ सियासत की तरफ जाया जाए, और मीसाक़ सियासत की बुनियाद अगले आम इंतखाबात पर रखी जाए। अगर आप ये करते हैं तो मईशत में बेहतरी के इम्कानात हैं। ज़ाहिर है फौरन इलेक्शन तो हो नहीं सकते, इस साल इलेक्शन होने के इम्कान नहीं है, आधा मुल्क जो है सैलाब में डूबा हुआ है। लेकिन अगर आप इलेक्शन प्रोसेस पर बात शुरू करते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करते हैं, आप ओवरसीज पाकिस्तानियों पे बात करते हैं, आप EVM पे बात करते हैं, तो आप मीसाक़ सियासत की बुनियाद रख देंगे, और ये एक अच्छा मैसेज होगा। उम्मीद यह है, इमरान खान साहब का कोई कुछ पता नहीं, लेकिन उम्मीद यह है कि शायद ऑपोजिशन इस पर आपसे बातचीत पर तैयार हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है, वरना ये IMF की जो रिपोर्ट है मेरे नुक्ते नज़र से ये बड़ी थ्रेटनिंग है इस गवर्नमेंट के लिए। इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पे उन्होंने क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है जी। एंड हैविंग सेड दैट, हमारा अगला जो सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इंटरलिंक्ड है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, वो लॉयर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, और उन्होंने दोहराया है अपना बयान। वो कहते हैं कि मैं कुछ नाम बता दूंगा अगर मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की गई। मजीद उन्होंने कहा कि मैं चाहूँ तो इस्लामाबाद बंद भी करवा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि 4 महीने से सब्र कर रहे हैं, अब इतना दीवार से मत लगाया जाए, इतना इंतकाम का निशाना मत बनाया जाए, वरना कौम के सामने सारे लोगों की शक्लें और नाम रख देंगे। इसके ऊपर नून लीग के शाहिद खान अब्बासी ने गुज़श्ता रोज़ टॉक शो में बात करते हुए रद्द-ए-अमल भी दिया है। वो कहते हैं कि इमरान खान धमकियों का जवाब दें, इस्लामाबाद पर चढ़ाई जमहूरियत का रास्ता तो नहीं है, लेकिन अगर इमरान खान समझते हैं कि यही रास्ता है तो करके देख लें, कुछ फ़ायदा नहीं होगा इससे। इमरान खान झूठ बोल रहे हैं अवाम से, और इसके ऊपर अवाम इमरान खान को दीवार से लगाएंगे। लेकिन खान साहब ये जो बार बार नाम लेने की बात कर रहे हैं, इससे क्या हासिल करेंगे? इसका मकसद क्या है? तज्जियाकारों से जानते हैं। अतर, क्या समझते हैं आप? ये जो नाम लेने की बात कर रहे हैं, या अलाउ मी टू गो एज फार एज सेइंग कि धमकी दे रहे हैं खान साहब, क्या हासिल करेंगे? इसका मकसद क्या है?
टू बी ऑनेस्ट अब क्या वो हासिल करना चाहते हैं, उनके जहन में क्या है, इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो बड़ा जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, जो लार्जर पिक्चर है, लार्जर पिक्चर ये है कि इस वक्त उनको वाकई दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। सिंध के अंदर अलीम आदिल शेख के साथ जो हो रहा है, सेंटर के अंदर शहबाज गिल के साथ जो हो रहा है, दीगर जगहों पे उनके जो लोग हैं उनके खिलाफ जिस किस्म की कार्रवाइयां हो रही हैं, उनको कॉल्स आ रही हैं, तो वो एक लंबी फहरिस्त पेश करते हैं कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, वफाक में मेरे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे पे किए जा रहे हैं, मुझे जो है नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। तो लिहाजा अगर आप ऐसा करेंगे तो रिएक्शन आएगा। देखिए, जब ये आपको याद होगा कि कासिम सूरी की रूलिंग आई थी, तो इसी प्रोग्राम के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था, तो मैंने अर्ज की थी कि ये बेहतरीन टाइम है सबके लिए, मिसाके जमहूरियत वालों के लिए, मिसाके मईशत वालों के लिए, कि सियासी जमातें मिलके बैठें और यहां से इलेक्शंस में जाएं। नहीं तो हमारी बहस सियासत से निकल के इदारों का रुख करेगी, कोई और रुख लेगी, और वो कतन पाकिस्तान के हक में नहीं है। लेकिन असल मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब भी अगर इस तरह की बातें करें, नाम ले लूंगा, ले ले नाम, किस्सा खत्म करें। देखिए, ये तो फैसला उन्होंने करना है, और ये भी उन्हीं को पता है। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो किसका जिक्र करते हैं। लेकिन आप बैठ के एज एन इंडिपेंडेंट सहाफी तज्जिया कर रहे हैं ना, तो आप क्या समझते हैं, आपकी राय क्या है? मैं ये जानना चाह रही हूँ। मैं बिल्कुल अपनी राय दे रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि ये तो उनको पता है कि कौन किसका नाम लेना है। अगर जब वो मुनासिब समझेंगे वो नाम ले लेंगे। मेरे ख्याल में जिनका वो नाम लेना चाहते हैं या फिर जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, तो वो लोग समझ जाएंगे कि ये हमारी तरफ इशारा है, तो लिहाजा क्या पता उससे कोई सूरत तब्दील हो। लेकिन मुझे नहीं लगता, इसलिए कि इस वक्त जो प्रोसिक्यूट कर रहा है इमरान खान को, वो कोई इदारा नहीं कर रहा, वो पीडीएम की हुकूमत कर रही है। यहाँ पे हमारी कोशिश होती है बहुत सारे दोस्तों की कि चीजों को इदारों के साथ जोड़ दिया जाए। ये इदारा नहीं, मसला इस वक्त जो है बिलावल की हुकूमत इमरान खान को प्रोसिक्यूट कर रही है, अलीम आदिल शेख। यानी आप कहना चाह रहे हो 4 नाम की धमकी दे रहे हैं, वो पीडीएम हुकूमत में से कोई नाम है जो खान साहब ले लेंगे? लेकिन उनके तो नाम नहीं रहे खान साहब। 2 नाम तो रिपोर्ट कार्ड में से भी हो सकते हैं, मेरे जहन में है, तो वो तो किसी के भी नाम हो सकता है। वो क्या कह रहे हैं सर? मैं तो नहीं सर 2 पता नहीं हो सकता पूरा का पूरे पैनल के नाम नहीं, इस लेवल का आदमी नहीं है इमरान खान। इन्होंने तो उसको बहुत ही नीचे गिरा दिया है। ही स्टूप स्लो बट नॉट टू दिस लेवल के मेरे लेवल पे आ जाए। He always stoops slow। ये इनकी बात सही है कि इमरान खान जो है बहुत नीचे गिरता है। लिया वैसे नहीं मैंने कहा, आपने कहा ना, मैंने कहा मेरा नाम तो नहीं है क्योंकि मेरे लेवल पे नहीं गिरता, बल्कि मैं रिपोर्ट कार्ड के भी बिहाफ पे कह सकता हूँ कि वो इतना नीचे नहीं गिरेगा। वो उसके तो दुश्मन, मैंने तो आपका नाम इसलिए लिया कि मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी बी टीम कि आप क्या समझते हैं कि को याद होगा, क्या हासिल करना चाहते हैं? को याद होगा कि न्यूजीलैंड के अंदर रिचर्ड हेडली नहीं आया था, तो उसने कहा था मैं बी टीम के खिलाफ नहीं खेलता हूँ। याद है मतलब साहब? और he opted not to play against New Zealand in Pakistan। मैंने कहा बी टीम आ रही है, मेरे मुकाबले की टीम लाओ। ये नहीं कहेगा कि मैं 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ रहा हूं तो नवाज शरीफ को छोड़ दो और उसे कहा मेरे साथ आके इलेक्शन लड़े, ये नहीं कहेगा। अच्छा खैर, एनीवे, देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं, जो वो फरमा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने 25 मई को क्या किया था, क्या कहा था कि मैं 25 लाख बंदे लाऊंगा, 38 जलसे किए, अगर 1 अरब नहीं लगाया तो कम से कम 1.25 अरब नहीं लगाया तो 80 करोड़ जरूर लगाए होंगे, क्योंकि आजकल जलसा 4-5 करोड़ पैसे कम नहीं होता। मैं बड़ा कंजर्वेटिव बता रहा हूँ। और उसमें क्या था कि मैं 25 लाख बंदा लाऊंगा इस्लामाबाद। उन्होंने क्या करना था, इस हुकूमत को गिराना भी था, इलेक्शन लेके जाने थे। फिर चलो मैं 2014 को भी नहीं करता हूँ। इमरान खान साहब को अच्छी तरह पता है, इमरान खान साहब को इतना पता है कि ब्लैक मेलिंग उनकी डिविडेंड्स देती है। जहां तक ये है कि उनको ये जलसे जलूस, तो इस्लामाबाद को क्या करने आए थे 25 मई को, क्या लेके गए हैं? अब फिर आ जाएं। देखिए, इनको अच्छी तरह पता है, ये जलसे अपने देख चुके हैं। ये तो रात को जलसा ना करें और आधा किलोमीटर लाइटें नजर ना आए, दिन का जलसा किया ना जेलम को। अभी 5:30 बजे कुछ ना कुछ मुज़ाकरात हो रहे थे, वो तो अलग बात है ना। मैं तो मुझे ये पता है कि उस बंदे ने इमरान खान ने उन्होंने कुछ हासिल किया, और क्या अब उनके पास इतना लेवरेज है? अलीना वो उनके हाथ में एक कैरेट एक स्टिक है। उसके लिए अगर कोई बंदा ना समझना है तो ना समझे। आई होप कि मदर साहब ने कॉम्प्रीहेंड किया होगा। कल उन्होंने 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं कैरेट के तौर पर।
उन्हें क्या मैं कमिश्नरों को सूआ बना दूंगा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये बंदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रहे हैं, उनको ऑलिव ब्रांच दे रहे हैं कि मैं सदारती निजाम लाऊंगा। ये वफाक के ऊपर हमला था। क्या ये शख्स जानता नहीं है कि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन किस काविश से बनाया गया था? ये सिर्फ वो बंदा कर सकता है, एक आम आदमी तो करे, लेकिन एक पॉलिटिशियन, एक बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह, उसको ये कॉम्प्रिहेंशन ही ना हो कि क्या मुबादियात है का आइन की। उसने वफाक पे कल बहुत बड़ा हमला किया है। फिर वो कहते 4 बंदों के नाम दे दूंगा, 2 के नाम दे दूंगा। ये कभी भी नाम नहीं देगा, इसमें जुर्रत ही नहीं है। ये आपको फिर कहते मैं 23 जनवरी को जो तकरीर की थी कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, मुझे निकालोगे। देखे 23 जनवरी को उन्होंने तकरीर की थी कि मैं फिर आप कहते हैं कि वो नाम लेने की बात करें, उधर ब्लैकमेल कर रहे हैं, उधर ऑलिव ब्रांच दे रहे हैं। ये जो डबल गेम खेल रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट साथियों। जी एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा न्यायी साहब, उसके बाद वापस आते हैं, इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। इमरान खान नाम लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहकर इमरान खान हासिल क्या करना चाहते हैं? बेनज़ीर क्या समझती हैं न्यायी साहब ने जैसे कहा कि एक तरफ ऑलिव ब्रांच, उनके मुताबिक ये जो सूबों की बात उन्होंने की वो एक ऑलिव ब्रांच थी एस्टैब्लिशमेंट को, दूसरी तरफ वो धमका भी रहे हैं। देखिए लीना, पहले तो एक बात बहुत क्लियर है कि इमरान खान साहब पीडीएम की बात नहीं कर रहे, वो वैसे ही पीडीएम का हर जलसे में नाम लेते हैं। तो वो बात जिनकी कर रहे हैं वो उनकी बात कर रहे हैं जिनका वो अभी नाम नहीं ले सकते। अच्छा, उन्होंने 2 बातें की कल। उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं, एक तो इन्होंने साजिश करके मेरी हुकूमत हटाई, दूसरा उन्होंने कहा कि इनने बंद कमरे में बैठ के ये भी फैसला कर लिया कि मुझे मुकम्मल तौर पे साइट पे करना है। तो इस बयान से ये लगता है कि जिनको वो मैसेज भेज रहे हैं, और जाहिर सी बात है वो इस्टेब्लिशमेंट को ही भेज रहे हैं, उन पे वो प्रेशर डाल रहे हैं। और जैसे न्याजी साहब ने कहा, मेरे ख्याल से ये बात मैंने भी पहले की थी कि वो गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। कभी वो गुड कॉप खेलते हैं और कहते हैं मेरी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और कभी वो बैड कॉप खेलते हैं जैसे वो कल खेल रहे थे कि उन पे इतना दबाव डालें कि आप अभी भी वक्त है। मैसेज ये है सिंपल, अभी भी वक्त है, आप मुझे सपोर्ट करें, मेरी हुकूमत को वापस लेके आएँ और इनको हटाएं। और ये वो बात बड़े वाज़े तौर पे कह चुके हैं, और कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ये बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि आपने इजाज़त कैसे दी कि इन चोरों को हुकूमत बनाने की? आपके पास तो बड़ी ताकत है, आपके पास तो एक जिम्मेदारी है। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन अजीब सी बात ये है कि एक तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट से ही कह रहे हैं कि आए मुझे सपोर्ट करें और मुझे वापस हुकूमत में लेके आए। अच्छा बेनज़ीर, जल्दी से ये भी बता दीजिएगा कि क्या जो वो हासिल करना चाहते हैं उनके पास इतना लेवरेज है कि वो हासिल कर पाएंगे? ये नतीजा खेज होगी उनकी धमकी? अली, मुझे नहीं लगता अलीना, अभी इस सिचुएशन में तो मुझे नहीं लगता। इसलिए मेरे ख्याल से वो बार बार डेडलाइन देते हैं और डेडलाइन से पीछे हट जाते हैं। भट्टी साहब। मैडम शेख, सबसे पहले तो चूँकि न्याजी साहब भी साहिब हिस्ट्री हैं, मज़हर अब्बास साहब भी साहिब हिस्ट्री हैं, बेनज़ीर साहिबा और अतर साहब भी मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। कभी मैंने ऐसा कोई सियासतदान नहीं देखा कि जो इतना मकबूल हो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक केस है, उनको बुला लिया गया है इदारों के खिलाफ बयानबाजी का, हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस चल रहा है, और लोअर जुडिशरी में दहशतगर्दी केस चल रहा है, FIA में ममनुआ फंडिंग केस में वो बुला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना रेफरेंस है, पुलिस में FIR हैं और FBR भी तहकीकात कर रही है। तो इमरान खान मकबूलियत, इससे ज़्यादा मकबूलियत क्या हो सकती है कि देखते ही देखते दहशतगर्द हो गया हमारा इमरान खान। दूसरी बात यह है मैडम शेख कि ये जो सबसे, कभी किसी दिन इस पे प्रोग्राम रखें कि हमारा सबसे चहेता और लाडला कौन है, वो हाउस ऑफ शरीफ है, वो नवाज शरीफ है। इमरान खान तो उसके पासकू भी नहीं आ सकता। जो नवाज शरीफ गेम में कर जाता है, वो पहुंचा हुआ बुजुर्ग और जरदारी साहब, वहां तो इमरान खान उनके पासकू भी नहीं, दहशतगर्द इमरान खान आ सकता। तीसरी बात है कि इमरान खान के 3 साल 7 माह 25 दिन में ये पीडीएम क्या कह रही थी, हम सब किरदारों को जानते हैं, हमें पता है जो हमें दीवार से लगा रहा है, फैसले कौन करवा रहा है हमें पता है, कौम को साजिशी किरदारों से आगाह करेंगे, अब ये तय करेंगे कि इस्लामाबाद मार्च करना है या पिंडी की तरफ करना है। और ये सारा, और इसके बाद हिस्ट्री है गुजरांवाला जलसे से लेकर आज तक। तो ये क्यों तड़प रहे हैं अगर
कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान की जिस जोश और जज्बे से आप उनको मुल्क दुश्मन साबित कर रहे थे, इसी जोश और जज्बे से आप जरदारी साहब, बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी को आप और आपके भाई मुल्क दुश्मन साबित कर रहे थे। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर माजी में आज सुन ले, दो बातें सिर्फ दो छोटी, आज इमरान खान भी सही नहीं, दो बातें छोटी दो बातें। अच्छा, जितनी ये तनदही से पीपल्स पार्टी इनको मुल्क दुश्मन साबित कर रही थी और ये उनको कर रहे थे, आज इख्तिदार में है, तो शहबाज शरीफ साहब आपको हो सकता है एक दिन बनी गाला जाना पड़े। तो इसलिए इमरान खान को इतना ही दुश्मन साबित करें जितना बाद में इत्तेहाद कर सकें। इमरान खान इनके सर पे सवार है, उस गढ़ और घर में मारा है उसने, जलसे देख लें उसके, इख्तिदार से निकलने के बाद मकबूलियत देख लें उसकी, उसके बाद कितने हथकंडे आजमा लिए वो देख लें। ये बता दें फिर, मुझे सिर्फ ये बता दें कि खान साहब अगर ऐसी बात है तो फिर खान साहब भी खुल के खेल लें। खान साहब नाम क्यों नहीं ले रहे, बार बार धमकाते क्यों हैं? इस आपका सवाल था इमरान खान चाहते क्या है। इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं, वो कहते हैं इलेक्शन करवाओ, जो कुछ हो गया, अब सारे मिलकर मुझे इलेक्शन दो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन। सिंपल सी बात है, बाकी सारी कहानियां स्टोरियां हैं। और इलेक्शन और ये वो धांधली और जाली झुरलू ज़दा असम्बली है जो अब हलाल हो गई है इनके लिए, अब छोड़ना नहीं चाहते, वरना अब करवा दें इलेक्शन। नहीं करवा सकते इस कारकर्दगी और इमरान खान की इस मकबूलियत में मरना है इलेक्शन में जाके। मज़हर साहब, क्या आप समझते हैं कि सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं खान साहब, या फिर जैसे बेनज़ीर कह रही थी, न सिर्फ इलेक्शंस बल्कि वो नताइज भी अपनी मर्जी के चाहते हैं और कहते हैं हमारी साइड पे आके खड़े हो? देखिए, नताइज तो सब अपनी मर्जी के चाहते हैं, लेकिन आप इस पूरी बहस को मैं मोहसिन भोपाली साहब के सतह पे जो है वो भट्टी साहब और न्यासी साहब की नज़र कर देता हूँ। जमहूरियत की खैर हो, इस मुमलिकत की खैर, जो वक्त के गुलाम थे लम्हों में बिक गए, और चश्मे फलक ने देखा है ऐसा भी माजरा, लाखों के तर्जुमान करोड़ों में बिक गए। तो ये जो सूरत हाल है इमरान खान गुज़दार, वाह उस ये अपना कर लें, नाम बताएं या ना बताएं, लेकिन जिस तरह बेनज़ीर कह रही हैं, जाहिर है उन नामों में नवाज शरीफ साहब का नाम तो नहीं होगा क्योंकि वो नाम वो रोज लेते रहते हैं, जरदारी साहब का नाम भी नहीं होगा, वो भी रोज लेते रहते हैं, मौलाना फजल रहमान का नाम भी नहीं होगा क्योंकि वो भी रोज लेते रहते हैं। एक नाम वो रोज नहीं लेते, बल्कि अब तक नहीं लेते। उनको इशारे किनारे में जो है, किनारे में वो जो है वो कहते रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो ले दे नाम। आखिर 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो ने नाम लिए थे ना कि अगर उन्हें कत्ल किया जाएगा तो इन लोगों से तहकीकात की जाए। उनमें से किसी एक आदमी से तहकीकात नहीं की गई। नाम बता दिया था उसने। इमरान खान भी तो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ कुछ हो तो मैंने एक ऑडियो रखी हुई है कहीं, उसमें उन चारों के नाम मैंने बताए, उनको नहीं छोड़ा। हाँ। बेनज़ीर ने तो बता दिया था नाम, लेटर भी लिख दिया था। मज़हर साहब माज़रत के साथ के वो जरदारी साहब ने कहा था मैं बेनज़ीर के कातिलों को जानता हूं, और फिर किसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया था ये, और 5 साल हुकूमत भुगता के चले गए थे। भट्टी साहब, मैं यही बात कह रहा हूं, हर बात में चीजों को वो नहीं किया करे। मैं यही बात कह रहा हूं, मैं तो यही बात कह रहा हूं कि जिनके नाम लिए थे उनमें से किसी एक पर, वो तो छोड़े उनकी गिरफ्तारी या उन किसी एक से सवालात नहीं किए गए। यानी बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के सिलसिले में जिन लोगों को बुला के क्वेश्चन किया गया था उनमें वो लोग शामिल नहीं थे जिनको क्वेश्चन आयर दिया गया था। तो लेकिन बेनज़ीर ने बता दिए थे नाम, तो इमरान खान भी बता दें, क्या हर्ज है? बोले, हिम्मत करें, बताएं जिन चारों के वो नाम बता रहे हैं, कहें लोगों से, और ये भी बताएं कि क्यों वो उन पे शक करना चाहते हैं, क्यों समझते हैं कि वो जिम्मेदार हैं सारी सूरत हाल के। इसलिए कि अल्लाह उनको जिंदगी दे। क्या जैसे न्याजी साहब कह रहे हैं कि वो आखिरी मौका दे रहे हैं, वो इसलिए नहीं शायद बता रहे। अलीना मैं एक बात करता जाऊं, अलीना एक बात करता जाऊं मुख्तसरन, बिल्कुल मुख्तसरन। पहली बात यह है कि नाम मैंने आपको बताया, हकीकत यह है कि इमरान खान साहब की हर तकरीर के अंदर हमेशा से ब्लैकमेलिंग है। जब आप किसी को इस तरीके से इशारा करते हैं आप ब्लैकमेल करते हैं। नंबर 2, जो इमरान खान साहब जो है, ये जो कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा
اور یہ کر دوں گا تو یہ اسلام آباد بھی آ چکے ہیں اور زیادہ دور نہیں 2-2.5 مہینے پہلے 25 مئی کو آ چکے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے, ان کی خالی گیدڑ ببکی ہیں, کوئی ان کو سیریسلی نہیں لے گا. کرائسس ہمارا وہی ہے جو آپ کا پہلا سوال ہے, جو آپ کا پہلا سوال ہے, کرائسس ہمارا وہ ہے IMF. اور جو مظہر صاحب نے بتایا کہ جو ہمارے حالات ہیں اکنامی, جس طرح نیازی صاحب, جس طرح آپ کے ہر جواب سے پہلے میرا ذکر ضروری ہوتا ہے نا, آپ بھی تو یہی کرتے ہیں اپنے ہر جواب سے پہلے. آپ سے محبت ہے نا, کہا تھے میرے سے یہی بات سچ ہے میرے محبوب کی. کیا کہا ہے میں نے, جو آپ نے وہ بات آخری کی تھی, کتنا مجھے مزہ آیا کہ جی جو لانے والے لوگ ہیں اصل وہی سمجھدار ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں. اوکے جی, لیٹس ریپ دس اپ. انفارچونیٹلی ہمارے وقت پروگرام میں وقت ختم ہو گیا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.